आज की इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसको चैप्टर 2 देखेंगे और उसमें हम लोग हिस्ट्री में आज देखेंगे दक्षिण भारत में सरदार और राजा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि दक्षिण भारत में सरदार और राजा। तो नए राज्य जो दक्कन और दक्षिण भारत में उभरे उनमें तमिल का, ये तमिल जो प्राचीन तमिल देश के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसमें तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और केरल के क्षेत्र शामिल थे। इसमें चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो आप इसे मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं, चोला, पांड्या और चेरा। चेरा जो थे उनका प्रभाव अधिकतर केरल साइड में देखा गया। पांड्य जो साम्राज्य था उनका प्रभाव देखा गया तमिलनाडु साइड, और जो चोला थे उनका प्रभाव देखा गया आंध्र प्रदेश साइड। हम विभिन्न स्रोतों से इन राज्यों के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए शुरुआती जो तमिल संगम ग्रंथ थे उनमें इन शासकों का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं सरदार और सरदारी। जो सरदार होते थे एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जिनका पद वंशानुगत होता था, यानी कि इन जो सरदार थे उनके बाद जो अगला व्यक्ति इस पद बैठता तो उनका पुत्र बैठता, तो इसलिए ये पद वंशानुगत था और नहीं भी इससे उसे अपने रिश्तेदारों से समर्थन मिलता। यानी कि इसमें बताया गया है कि इनका पद वंशानुगत होने के साथ साथ इनका जो समर्थन मिलता था वे उनके रिश्तेदारों से मिलता था। सरदारों का काम क्या था, तो वे विशेष अनुष्ठान कराते थे, युद्ध का नेतृत्व करते थे, विवादों की जो भी विवाद होते थे उसमें मध्यस्थता करना। ठीक है, वह अपने अधीनस्थों से उपहार प्राप्त करता था और अक्सर इन्हें अपने समर्थकों के बीच वितरित करता था। यानी कि वो उनसे जो सरदार के अधीनस्थ थे वो उनसे क्या करता था, सरदार उपहार प्राप्त करता था और उसे अक्सर अपने समर्थकों के बीच वितरित करता था। अब पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं चेर और पांड्य के बारे में। जो दक्षिण भारत के 3 जो राजवंश, ठीक, उसमें सर्वप्रथम आता है चेर। देखते हैं, चेर राजवंश ने 2 अलग अलग कालखंडों में शासन किया। पहले चेर राजवंश ने संगम युग में शासन किया। दूसरा चेर राजवंश ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया। तो फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है संगम युग, जो पहले 7 शताब्दी में देखे गए। ठीक, फिर दूसरा बार देखने को मिलता है चेर राजवंश 9वीं शताब्दी में। ठीक है, प्रथम चेर राजवंश के बारे में हमें संगम पाठ से पता चलता है। ठीक है, चेरों के द्वारा जो शासित राज था, क्षेत्र था जो वो कोचिन था, उत्तरी त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर यानी आधुनिक जो केरल है उसका नाम था त्रावणकोर, और दक्षिणी मालाबार शामिल थे। उनकी जो राजधानी थी किजांतूर, कंडालूर और करूर। वांची मुथुर थी। बाद के चेरों की राजधानी कुलशेखरपुरम और महोदयपुरम थी। चेरों का जो प्रतीक था चिन्ह वह था धनुष और बाण। वो इन प्रतीकों का यूज वो युद्ध के समय करते थे। उनके द्वारा जारी सिक्कों पर धनुष यंत्र का उत्कलन भी था। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र देखें, यहाँ पे तीर धनुष का दिखाया गया है। आगे देखते हैं चोल के बारे में। तो जो प्रारंभिक चोल में अधिकांश जानकारी हमें इनका भी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा महावंश, सिलोन के बौद्ध ग्रंथ, सिलोन आधुनिक केरल, एक आधुनिक श्रीलंका, अशोक के स्तंभ, ठीक है, एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस में उपलब्ध है। ठीक है, प्रारंभिक चोलों का सबसे प्रसिद्ध राजा करिकाल चोल है। ठीक है, उन्होंने लगभग 270 ईसा पूर्व शासन किया। उन्होंने वैनी का प्रसिद्ध युद्ध जीता था जिसमें उन्होंने पांड्य और चेरों को निर्णायक रूप से हराया। यह भी माना जाता है कि उसने संपूर्ण सिलोन जीत लिया था। सिलोन का आप याद रखिएगा कि ये आधुनिक श्रीलंका के लिए बात हो रही है। लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि वह कावेरी नदी पर कलनई में पत्थर की दुनिया की सबसे पुरानी जल नियामक संरचना का निर्माण किया। इसका निर्माण कृषि परियोजना के लिए किया गया, यानी सिंचाई के लिए साधन के रूप में उन्होंने जल नियामक संरचना का निर्माण किया।
चोलों ने 840 ईस्वी में अपनी शक्ति को पुनर्जीवित किया और 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ईस्वी तक लंबी शांति के बाद उसने शासन फिर से स्थापित किया। इसमें भी चोल 2 बार शासन करते हैं, एक तो संगम एज में उन लोग का दिखाई देता है, फिर इसके बाद क्या होता है 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच इनका हारा से देखा जाता है चोल वंश का, लेकिन फिर ये 9वीं शताब्दी में इनका ये फिर से स्थापित होते हैं चोल वंश। इसके आगे हम लोग देखते हैं पांड्य वंश के बारे में। तो पांड्य जो थे वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित थे। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई। इसका अंत 15वीं शताब्दी में आसपास हुआ। संगम युग के दौरान विस्तारित पांड्य जो साम्राज्य था वो तमिलनाडु के मदुरै, तिरुनेलवेली, रामनाड के वर्तमान जिले में शामिल थे। मदुरै राजधानी थी पांड्यों की और कोरकाई राज्य का मुख्य बंदरगाह था जो व्यापार और वाणिज्य का महान केंद्र बन गए। संगम साहित्य पांड्यन राज्यों की एक लंबी सूची प्रदान करती है। तो इन जो पांड्य थे, चोल थे और चेर थे, इनकी हमें जो जानकारी मिलती है वो अधिकतर संगम साहित्यों से मिलती है, जिनकी रचना पहले शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दैविक रहस्य। दैविक राजा का मतलब बताया गया है इसमें कि जो शासक होते थे उन्होंने अपनी स्थिति को भगवान से तुलना की है, मतलब उनसे अपनी तुलना कर कर अपने भगवान के समान बताए हैं। उन्होंने देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है कि उच्च स्थिति का दावा करने के लिए एक साधन थी विभिन्न देवताओं के साथ पहचान बनाना था। इस रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है कुषाणों के द्वारा किया गया, जिन्होंने मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। जो कुषाण शासक होते थे उनका बताया जाता है वो अपने आप को देवताओं से तुलना करते थे। इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि राज सत्ता की कुषाण धारणाओं से जो प्रदर्शित करना चाहते थे संभवतः उनके सिक्कों और मूर्तिकला में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित है। यानी जो राज्य सत्ता कुषाण द्वारा जो प्रदर्शित करना चाहता था उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो सिक्कों और मूर्तिकला से बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित होती है। मथुरा के पास मठ नामक स्थान पर एक मंदिर में कुषाणों शासकों की मूर्तिकला स्थापित मिली है। ऐसी मूर्ति अफगानिस्तान के एक दरगाह में भी मिली है। यानी कि बताया गया है कि मथुरा के पास जो एक मठ नामक स्थान वहाँ पे एक मूर्ति मिलती है जो कुषाण काल का बताया गया, कुषाण शासकों द्वारा निर्मित किया गया। ऐसी एक मूर्ति अफगानिस्तान में मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। ठीक, कुछ इतिहासकारों का मानना है कुषाण द्वारा स्वयं को देवतुल्य माना जाने वाला संकेत है। मतलब कुषाण जो शासक थे वो अपने आप को देवताओं से तुलना करते थे और आपको क्या कहते थे, देवपुत्र कहते थे, यानी भगवान का पुत्र। ठीक, संभवतः हो सकता है वो चीनी शासकों से प्रेरित हो जो कुषाण शासक थे, क्योंकि चीनी शासक खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। ठीक, और हम पढ़ते हैं कि इस समय जो ये कुषाण जो शासक थे उन्होंने इस वक्त मूर्तिकला का भी विकास किया थे। उन मूर्तिकला में एक गंधार कला है जिनके अंतर्गत उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कराया था। ठीक, तो हम लोग देखते हैं गंधार कला। गंधार इस समय जो मूर्तिकला का विकास हुआ वो गंधार कला का विकास था। ठीक, यह जो था कला यह ग्रीक, रोमन और भारतीय विचारों के संयोजन के साथ साथ चीनी, ईरानी, अन्य विदेशी परंपराओं के परिणाम स्वरूप एक विशेष शैली थी। जो गंधार शैली थी, जो यह गंधार कला, यह भारतीय, रोमन, ग्रीक विचार, चीनी और ईरानी जो प्रभाव था ये इस कला में देखने को मिला। गंधार कला की प्रमुख विशेषता पूर्णता में विशेषताओं का बहुल, यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण दर्शाती है। हालांकि इसमें भगवान बुद्ध के विषयों का वर्चस्व, यानी कि जो गंधार कला था उसमें अधिकतर महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिली है। हालांकि अन्य विषय के भी चित्र थे जैसे कि ग्रीक देवताएं, अपोलो और कुछ राजाओं के चित्र भी। ठीक है, तो जो गंधार कला है वो कुषाण शासकों के काल में विकसित हुई। इसमें बहुत सारे ग्रीक, रोमन, भारतीय विचार और चीन, ईरानी जैसे विदेशी परंपराओं को जो प्रभाव था उसमें देखने को मिला। और इसमें गंधार कला में जो अधिकतर मूर्तियाँ मिली है वो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध से संबंधित मिली है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके स्रोत क्या थे, मतलब इसकी जानकारी के जो स्रोत थे वो क्या थे। तो एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में देखते हैं कि मृच्छकटिक, जिसे शूद्रक ने लिखा।
ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम जिसे विशाखा दत्त ने लिखा है। इसके अलावा पुराण, उसका कौमुदी महोत्सव जिसको लेखक वज्जिका है। फिर मुद्रा राक्षस जिसे विशाखा दत्त ने लिखा है। फिर कामासूत्र जिसे वात्स्यायन ने लिखा है। प्रयागप्रस्थी जिसे हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, ये साहित्यिक स्रोत होगा। और पुरातात्विक स्रोत में मिलते हैं सिक्के, शिलालेख, मूर्तिकला। बताया जाता है कि जो गुप्त काल में जो शिलालेख मिले हैं वो लगभग 42 मिले हैं। ठीक है, तो ये गुप्त काल के जानकारी के स्रोत होगा, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। अब आगे देखते हैं गुप्त काल से संबंधित जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से थे। तो प्रमुख राजा में देखते हैं कि फर्स्ट जो राजा था वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। उनका चंद्रगुप्त प्रथम है, उसका समुद्रगुप्त है, उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका कुमारगुप्त, उसका स्कंदगुप्त और उसका नरसिंहगुप्त, पालादित्य और विष्णुगुप्त उसके बाद आए। फिर देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इनमें से कई जो ये बताते हैं कि ये जो शासक थे वो सामंतों पर निर्भर थे। जो भूमि पर नियंत्रण था वो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अपना भरण पोषण करते थे। यानी जो गुप्त साम्राज्य था वो सामंतों पर निर्भर था। यानी कुछ ये क्या करते थे, अपनी भूमि जो भी होता था वो सामंतों को देते थे और वो सामंत इनको क्या करता था, संसाधन उपलब्ध कराता था और ज़रूरत पड़ने पर ये सैन्य सहायता प्रदान भी करता था। इससे रिलेटेड आप हमारे चैनल पे एक वीडियो देख सकते हैं सामंतवाद से रिलेटेड। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सामंतवाद था क्या। इस पर एक डिबेट भी है जो मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है। हाँ, उनको शासकों को सैन्य सहायता प्रदान करना, फिर शक्तिशाली सामंत राजा बन सकते थे। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सामंत थे उनको कुछ क्षेत्र दिया गया था। वो क्या होता था, धीरे धीरे वो जब वो शक्तिशाली बनते गए तो वे राजा का रूप भी धारण कर लिए। जिसके कारण आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे गुप्त काल के पतन में ये सामंतों की भूमिका भी रही है। इसके विपरीत जो कमज़ोर शासक थे वे स्वयं को अधीनस्थता के पदों पर ही सिमटे हुए पाया सकते थे। समुद्रगुप्त के दरबारी जो थे कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचित प्रयागप्रस्थी, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, गुप्त शासकों के वे सबसे शक्तिशाली एक उदाहरण है। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त है, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई प्रयागप्रस्थी से मिलती है, जो गुप्त काल का शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त जो है उनको ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। तो इस प्रकार हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में देख लिया। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी स्रोत थे वो भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।